आज जो है हमने केस 2 को देखना है। केस 2 ये बेसिकली डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज के आपने बिल को किस तरह डिस्काउंट करना है। अब डिस्काउंट से क्या मुराद है, तो आइए देखते हैं। तो उसी तरह जो है वो दो जर्नल ले लेते हैं। एक ताहिर का जर्नल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो मोइस का जर्नल हम ले लेते हैं। देखें 2020 जनवरी 1 को ताहिर ने चीज़ें बेची हैं मोइस को, तो मोइस से पैसे लेने हैं, उधार पे बेची हैं, तो मोइस डेबिट हो जाएगा। सपोज 10,000 के साथ। और सेल्स जो है, सेल्स अकाउंट ये क्रेडिट कर देंगे 10,000 के साथ, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो मोइस क्या करेंगे, मोइस परचेजेस को डेबिट कर देंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर जो है वो परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं 10,000 के साथ। और ताहिर को पैसे देने हैं, मोइस ने ताहिर को, मोइस क्रेडिट कर देंगे विद 10,000, ठीक है। अच्छा, अब इसी डेट पर मैं बिल ड्रॉ करूंगा 3 माह का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको मैं डेबिट कर लूँगा 10,000 के साथ। बिल ड्रॉ किए मैंने, और मोइस को मैं क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि मोइस ने ये एक्सेप्टेंस दी है 10,000 के साथ, ठीक है। और अगर मैं नरेशन लिखना चाहूँ तो नरेशन में लिख सकता हूँ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स। तो 3 माह की एक्सेप्टेंस जो है मैंने रिसीव कर ली है। और ये एक्सेप्टेंस किसने दी है, ये एक्सेप्टेंस मोइस ने दी है। इसको बोल्ड कर देते हैं भाई। तो मोइस ने एक्सेप्टेंस दी है, तो मोइस ताहिर को डेबिट कर देंगे 10,000। और बिल्स पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे मोइस 10,000 के साथ, ठीक है। और अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो नरेशन में लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स। 3 माह की एक्सेप्टेंस दी है मोइस ने। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बता दूं। देखें, बात ये है कि हम बात करते हैं नाउ, आज की डेट की बात करते हैं। और ये हम बात करते हैं, यहाँ पर इसको ले जाते हैं जनाब, ये आफ्टर अ ईयर, ठीक है। देखें, बात ये है कि अगर आप किसी बैंक अकाउंट में
1 लाख रुपया आज जमा करवाएं, ठीक है। तो 1 साल के बाद अगर डिस्काउंट रेट यानी इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटरेस्ट रेट जो है वो फर्ज करें कि 10% पर एनम हो, सालाना हो, 10% सालाना इंटरेस्ट रेट हो, तो 1 साल के बाद आपको मिलेंगे 1,10,000 रुपया वापस, ठीक है। 1 लाख आज जमा करवाएं तो 1 साल के बाद 1,10,000 मिलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। यानी आज की डेट से अगर आप फ्यूचर डेट में जाना चाहें तो वो क्या कहलाएगी, वो कंपाउंडिंग कहलाएगी। अब पता नहीं इसको कैसे लगाना है स्केच को, एनी हो हम इसको लगाते ही नहीं। अच्छा, तो आज की डेट से अगर आप फ्यूचर डेट पर जाएं, ये 1 साल के बाद क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, ये कंपाउंडिंग कहलाता है, ये अमल कंपाउंडिंग कहलाता है, याद रखिएगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग कहलाता है। अच्छा, अब अगर आप जो है वो फ्यूचर वैल्यू से आज की डेट पर आए, आज की डेट से क्या मुराद है, आज की डेट से नाउ से मुराद होगा प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आए तो वो कहलाता है डिस्काउंटिंग, ठीक है। देखें, बात यह है कि फ्यूचर में आपको 1,10,000 मिलना है, उसको अगर आप आज की डेट पर लेके आए तो वो 1 लाख अमाउंट कम बन जाएगी, तो ये डिस्काउंटिंग कहलाता है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना ये कंपाउंडिंग कहलाता है, और फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आना डिस्काउंटिंग कहलाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू, ये हमारा कहलाता है क्या, ये अमल, ये प्रोसेस जो है कंपाउंडिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, COPO, कंपाउंडिंग। और अगर आप जो है फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू पर आना चाहते हैं तो वो अमल, वो प्रोसेस डिस्काउंटिंग कहलाएगा। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर अपनी एग्जांपल की तरफ हम वापस आते हैं। देखें, बात ये है कि ये 3 माह की एक्सेप्टेंस मुझे रिसीव हुई है, और ये बिल जो ड्यू डेट इसकी आएगी ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की 4 तारीख को ये इसकी ड्यू डेट आएगी, और मोइज़ मुझे अप्रैल की 4 तारीख को ये बिल जो है वो अदा करेंगे, इसकी पेमेंट अदा करेंगे। तो मुझे चूंकि पैसों की अशद ज़रूरत है, सपोज़ मैं इसी तारीख पर अपने बैंक के पास चला जाता हूँ और अपने बैंक को कहता हूँ कि जनाब ये बिल है जो कि 3 माह के बाद मुझे मिलना है, लेकिन मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है, तो काइंडली मुझे इसके बदले अमाउंट दे दें। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये डिस्काउंटिंग कहलाएगा, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, बिल को डिस्काउंट कराना। यानी आपको फ्यूचर में 4 अप्रैल को 10,000 मिलना है, आप अभी इसकी अमाउंट जो है वो बैंक से लेना चाह रहे हैं, तो अमाउंट जो है वो कम मिलेगी आपको। जैसे कि ये अभी मैंने बताया कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू 1,10,000, प्रेजेंट में वैल्यू होगी 1 लाख। तो प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में अगर आप आना चाहें तो ये डिस्काउंटिंग कहलाता है, तो आपने इसको डिस्काउंट करवा लेना है। फर्ज करें बैंक ने कहा कि जनाब हम आपको इस बिल के बदले जो है वो, सपोज एक रा सा एक एस्टिमेट लगाते हैं, बैंक ने कहा कि 9,500 रुपये आपको अदा कर देंगे, यानी फ्यूचर में उसकी वैल्यू जो है वो 10,000 होगी, लेकिन अभी अगर आप अमाउंट चाहते हैं तो आपको 500 रुपये कम देंगे, 9,500 रुपये आपको पे कर देंगे, ठीक है। आई एग्री। तो मैंने बैंक से जो है वो 9,500 ले लिया, बैंक ने मेरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी, मेरा बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ गया,
बैंक अकाउंट जब बढ़ता है तो एसेट या डेबिट होगा, ठीक है। मैं इसको डेबिट कर लूँगा, कितने के साथ, 9,500 के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल मेरा जो है वो एसेट नहीं रहा, ये बिल मैंने बैंक को दे दिया, मुझसे ये एसेट चला गया। एसेट कम हो तो क्रेडिट हो जाता है। बिल रिसीवेबल जो है इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट, कितने के साथ, जितनी इसकी अमाउंट है, 10,000 के साथ, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है जो कि इक्वल अमाउंट्स में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेबिट 95,000 है, क्रेडिट 10,000 है, तो 500 का फ़र्क है। 500 का फ़र्क क्या है, मेरा जो लॉस हुआ, मेरा जो एक्सपेंस हुआ, और उस खर्चे का नाम है डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट जो है वो मैं डेबिट कर लूँगा, और ये खर्चा मेरा बेसिकली यहाँ पर थोड़ी सी, मैं आपसे अगर मैं पूछूं तो इस खर्चे का अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो ये बेसिकली हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है। देखें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व होगी ना, यानी 3 माह के बाद आपको 10,000 मिलना है, आप अब भी पैसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं बैंक से, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हुए आपको 9,500 मिला। तो जहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होगी और उसकी डिडक्शन होगी, वो आपका इंटरेस्ट का खर्चा होगा, सूद का खर्चा होगा। तो ये डिस्काउंट अकाउंट बेसिकली आपको फाइनेंस का एक्सपेंस है, ठीक है। मोइज इस मौके पर कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि 1 जनवरी को मैंने जब बिल ड्रॉ किया तो मैं इस बिल का होल्डर था, यानी काबिज था, मेरे मेरे पास ये बिल मौजूद था, ठीक है। और मैं इसका होल्डर कहलाया। अब मैंने इस बिल को बैंक को दे दिया, अब बैंक इसका होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा, ठीक है। जो ओरिजिनल होल्डर ना हो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर बैंक का जर्नल भी बना लूँ, तो देखते हैं यहाँ जो है वो बैंकर्स जर्नल भी बना लेते हैं हम। बैंकर्स जर्नल, इसको जो है वो बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं। देखें, इसी तारीख पर यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने बैंक के पास बिल आ गया, बैंक ने बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, ये इसका एसेट बन गया। बैंक डेबिट करेगा जनाब बिल रिसीवेबल को, ठीक है, कितने के साथ, 10,000 के साथ। और बैंक ने मेरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, या मेरे अकाउंट में अमाउंट बैंक ने मुझे पैसे देने हैं, दूसरे लफ्ज़ों में। वैसे भी आपको पता है कि बैंकर और पार्टी दो रेसिप्रोकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। मैंने बैंक को डेबिट किया तो बैंक मुझे क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। बैंक जो है वो ताहिर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा, कितने के साथ, 9,500 के साथ, 9,500 के साथ। और बैंक की ये इनकम है, डिस्काउंट डिस्काउंट अकाउंट, याद रखिए ये डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव नहीं है, ये आपका फाइनेंस का खर्चा है। तो बैंक जो है वो अपने इस फाइनेंस के फाइनेंशियल इनकम को क्रेडिट करेगा विद 500। इस तरह जो है ये बैंक ने अपनी जर्नल एंट्रीज पास कर दी। और बैंक इस वक्त जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। एक्चुअल होल्डर इस बिल का मैं था, अब इस मैं होल्डर नहीं रहा, मैंने बिल ट्रांसफ़र कर दिया, दे दिया बैंक को, बैंक इसका होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। अच्छा, अब चूंकि ये टर्म बिल है, एक ख़ास मुद्दत तक जो है वो इसकी लाइफ है, तो मुद्दत तो पूरी करेगा, ठीक है। तो मुद्दत इसकी कब पूरी होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की 4 तारीख को। तो अप्रैल की यहाँ हम लिखते हैं 4 अप्रैल, बल्कि अप्रैल पहले लिख लेते हैं। अप्रैल जो है वो इसकी 4 तारीख आ गई। तो मैं इस मौके पर कोई एंट्री पास नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो बिल है ही नहीं। बिल किसके पास है, बैंक के पास है। तो अदा किसने करना है, मोइज ने अदा करना है। अप्रोच कौन करेगा, बैंक अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, मोइज को अप्रोच करेगा। बैंक ने मोइज को अप्रोच किया तो मोइज ने जो है अपनी ये एक्सेप्टेंस जो है वो मेट कर दी, यानी बिल की पेमेंट कर दी। बिल पेएबल लाइबिलिटी जो था वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। बिल पेएबल जो है वो मोइज डेबिट कर देगा, ठीक है, कितने के साथ, 10,000 के साथ, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है ये
कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। सपोज हम कैश अकाउंट लिख लेते हैं। कैश अकाउंट को जो है वो मोइस क्रेडिट करेगा 10,000 के साथ, ठीक है। और ये 10,000 किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली जिसके पास बिल है उसके पास ये 10,000 जाएगा। ये कैश जो है वो बैंक के पास आएगा, कैश डेबिट कर लिया जाएगा। कैश को बैंक क्या करेगा? डेबिट करेगा 10,000 के साथ। और ये जो पेमेंट आ रही है 10,000 की, किसके बदले आ रही है? इस बिल के बदले आ रही है। अब इस बिल की कोई वर्थ नहीं है। ड्यू डेट, जब इसकी ड्यू डेट आएगी 4 अप्रैल, ये चूँकि टर्म बिल है तो बिल की वर्थ जो है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। तो बिल की जब वर्थ ज़ीरो हो जाएगी तो बिल रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और कितनी अमाउंट के साथ? ऑब्वियसली जितनी अमाउंट इसकी स्टेटेड अमाउंट है 10,000। तो दिस इज़ द केस, ठीक है। मैं इस मौके पर कोई एंट्री पास नहीं करूँगा। जैसे कि इस मौके पर मोइज़ ने कोई एंट्री पास नहीं की थी, और इसी तरह मैं भी इस मौके पर कोई एंट्री पास नहीं करूँगा, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ यूँ बना के दे दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक छोटा सा केस था, और केस 2 था हमारा ये, कि हाउ टू डिस्काउंट अ बिल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि बिल को किस तरह डिस्काउंट किया जाता है और बिल का जो है वो डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ आपको मजीद में एक छोटी सी बात बताता हूँ। बात का जो है वो क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होती है कि इतने परसेंट पर डिस्काउंट करवाया, तो वो परसेंटेज हम अप्लाई करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि परसेंटेज जो है वो आपको पर एनम में गिवन होगी। फर्ज करें कि परसेंटेज अगर आपको यानी सालाना में गिवन होगी, सपोज वो 10% आपको प्रोवाइड करता है, 10% पर एनम सालाना। तो आपने ये देखना है कि अगर आप 10,000 जो है बिल की अमाउंट है, तो आप इस पर जो है वो 10% 10/100 अप्लाई करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इस पर अभी ड्यू डेट कितनी बाकी है इस बिल की। फर्ज करें कि अगर 3 माह बाकी है, जैसे कि हमारे इस केस में है, तो 3/12 करना पड़ेगा। अगर ड्यू डेट जो है उस ड्यू डेट आने में 2 माह बाकी है तो 2/12 करना पड़ेगा। अगर ड्यू डेट आने में 1 माह बाकी है तो 1/12 आपको करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं 1 जनवरी को ये बिल डिस्काउंट नहीं करवाता, मैं 1 फरवरी को डिस्काउंट करवा लेता हूँ, ठीक है, या 2 फरवरी को, या 3 फरवरी को, या 4 फरवरी को। तो यानी और 4 फरवरी से ऑनवर्ड 4 अप्रैल तक जो है वो अभी 2 माह बाकी हैं, तो मुझे 2/12 करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। लेकिन ये खैर वैसे मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं इसकी रिकॉर्डिंग